Welcome you all to Ed Sarthi. So guys, let's start second video on the political concept. वीडियो 1 में मैंने आप सभी को डिटेल में पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का बेसिक बिल्टअप करके दिया था, जहां पे आई हैड एक्सप्लेन यू हाउ फ्रॉम द मिडिवल यूरोप क्या सिचुएशन था वहां पे सोशियो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, एंड उन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन निकाले। जैसे सेक्युलरिज्म एक सॉल्यूशन निकाला था रिलीजियस वॉर का, रिलीजन डोमिनेंस का। उसके बाद हमने कैपिटलिज्म एक सॉल्यूशन निकाला था फ्यूडलिज्म की प्रॉब्लम का। देन फिर इन्हीं सॉल्यूशन से जो नए प्रॉब्लम इमर्ज हुए थे, जैसे कैपिटलिज्म से फर्दर इनइक्वालिटी आई, फिर नए सॉल्यूशन हमने निकाले थे। ठीक है, तो उन स्टोरीज को कवर करते टाइम कुछ कॉन्सेप्ट बीच बीच में आए थे। आज की सेकंड वीडियो में उन्हीं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को मैं और आपको स्ट्रक्चर्ड वे में डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोनार्की एंड रिपब्लिक, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था कि मोनार्की एंड रिपब्लिक, दीज आर द काउंटर कॉन्सेप्ट टू ईच अदर, दैट इज व्हाई आई एम क्लबिंग देम विद ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले मोनार्की देखते हैं। मोनार्की का मीनिंग क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, द पोस्ट इज नॉट ओपन टू ऑल। देखिए, जो हेड ऑफ द स्टेट है, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, दैट इज द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन है, किंग है, क्वीन है ना, तो दैट कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट इन द ब्रिटेन मोनार्की। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, जब भी क्वेश्चन इसमें से आएगा इतना बेसिक नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाके आएगा। एक मोनार्की में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी इलेक्टेड एज वेल, ये बात याद रखना। हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, है ना। तो एम क्या है मोनार्की का? एम इज कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। क्यों क्यों एक मोनार्क, एक स्टेबल रिजीम हम प्रोवाइड करना चाहते हैं एट द टॉप। हेड ऑफ द स्टेट को हेरिडिटरी बना के, किंग एंड क्वीन की फैमिली बना के हम रिजीम को स्टेबिलिटी देते हैं, कॉन्टिन्यूटी देते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रिटेन। अब ये चीज सोचो, कैन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी कोएग्जिस्ट? ऐसा कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्या मोनार्की एंड डेमोक्रेसी कोएग्जिस्ट कर सकता है? एब्सोल्युटली यस। देखिए, जब तक आपको इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा ना, तब तक उसके आंसर के सही होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मोनार्की का मीनिंग है हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी नॉट इलेक्टेड, दैट पोजीशन इज नॉट ओपन टू ऑल। डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, है ना। तो दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी इज अबाउट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो मोनार्की एंड डेमोक्रेसी कैन कोएग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, ब्रिटेन मोनार्की भी है एंड डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, व्हाट इफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो नॉट इलेक्टेड? अब ये देखते हैं। अब मान लो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी इलेक्टेड नहीं है, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिक्टेटरशिप। समझ में आया? एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया। तो डिक्टेटरशिप क्या है? जहां पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट कोई भी इलेक्टेड नहीं है ना। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कोई इलेक्शन का वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ऐसा हो सकता है ना कि ये जो डिक्टेटर है इसके भी दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये जो डिक्टेटरशिप है, इसमें अगर रूलर्स, इफ द रूलर्स रूलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, फॉर एग्जांपल अशोक थे, तो दीज वर द रूलर हु वर रूलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, है ना। तो उसको हम बोलेंगे बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप। वो जो डिक्टेटरशिप है बेनिवोलेंट है बिकॉज इट इज रूलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये डिफरेंस समझ में आया? डिक्टेटरशिप सऊदी अरेबिया एग्जांपल हो गया, अगर रूलर इंटरेस्ट में रूल कर रहे हैं तो बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप। इफ नॉट, व्हाट अबाउट इफ नॉट? तो हम उसे बोलेंगे अथॉरिटेरियनिज्म। अगर डिक्टेटर लोगों के इंटरेस्ट में रूल नहीं कर रहा है और लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म। फॉर एग्जांपल लिबिया, एग्जांपल के थ्रू याद रखा करो, गद्दाफी, ठीक है ना, वो अथॉरिटेरियनिज्म का परफेक्ट एग्जांपल है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सऊदी अरेबिया क्या है या कतार क्या है? देखिए, ये सारे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं, है ना। अगर कहने वाला कोई सऊदी अरेबिया को बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप भी बोल सकता है ना, लेकिन उसे कोई ना कोई अथॉरिटेरियनिज्म भी बोल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट कहां लाई करता है। तो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूं जो श्योर शॉट है, जिसके बारे में वर्डिक्ट आउट है। समझो इस बात को। तो गद्दाफी की रिजीम के बारे में वर्डिक्ट आउट है कि वो अथॉरिटेरियनिज्म थी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगला कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक। मोनार्की का काउंटर कॉन्सेप्ट इज रिपब्लिक। रिमेंबर दिस थिंग, मोनार्की का काउंटर कॉन्सेप्ट रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी नहीं है। यहां लोग गलती करते हैं। रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, द पोस्ट इज ओपन टू ऑल, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो रिपब्लिक भी डेमोक्रेसी हो सकती है, मोनार्की भी डेमोक्रेसी हो सकती है। ये बात समझ में आई? रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे आए थे फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी,
है ना, इसकी बहुत, इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आप प्रीलिम्स एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा अभी। देखो फेडरलिज्म क्या है, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज डुअल गवर्नमेंट। दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, एक सेंट्रल लेवल पे और एक प्रोविंशियल लेवल पे, दैट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन वो जो डुअल गवर्नमेंट है ना, द स्टोरी इज हाफ, कंप्लीट स्टोरी क्या है, वो जो डुअल गवर्नमेंट है उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम नेशनल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये डिफरेंस समझो। देखो एक ये सेंटर हो गई और ये मल्टीपल प्रोविंसेस हो गई, प्रोविंस 2, प्रोविंस 1, प्रोविंस 3, है ना, तो ये तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। ये बात समझ में आई? तो क्या हर डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फेडरलिज्म बोल देंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। डुअल, एक ऐसी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे की जो प्रोविंसेस हैं वो अपनी पावर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन या अनरिटन, एक कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी वो पावर ड्राइव करती हैं, तब हम उसको बोलेंगे फेडरलिज्म। क्यों? इसका मतलब ये जो प्रोविंसेस हैं वो अपनी पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है ना, दे हैव द इंडिपेंडेंट पावर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलेंगे फेडरलिज्म। अगर मान लो ये जो प्रोविंसेस हैं, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता मान लो, और ये जो प्रोविंसेस हैं ये डिपेंड कर रही हैं अपनी पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली पावर डिवॉल्व कर दी इनके ऊपर, तो उसे बोलते हैं डिवॉल्यूशन। फेडरलिज्म नहीं है वो, डिवॉल्यूशन है, समझो इस चीज को, ठीक है ना। अब मान लो कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, तो पंचायती राज सिस्टम जो है वहां पे पावर डिवॉल्व करता है स्टेट, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से भी डिराइव कर रहा है। पंचायती राज सिस्टम अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से भी डिराइव करता है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, दैट इज देयर। बट 73rd 74th के थ्रू हमने खाली कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर बनाया है पंचायती राज का, इसलिए हम उसे थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म बोल देते हैं। लेकिन जो पावर है पंचायती राज सिस्टम की, वो पावर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट डिवॉल्व कर रहा होता है, तो वहां पे डिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। समझ में आया? अगर पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन है तो फेडरलिज्म, अगर पावर ऊपर वाले जो फेडरल यूनिट है उस पर डिपेंडेंट है तो इट इज डिवॉल्यूशन। ये डिफरेंस लोगों को समझ नहीं आता, फेडरलिज्म और डिवॉल्यूशन में क्या फर्क है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट अदर फीचर क्या है? अब फेडरलिज्म के कुछ और भी फीचर है, ये तो एसेंशियल फीचर था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अदर फीचर क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भैया कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटन होगा तो बढ़िया क्लैरिटी रहेगी, है ना, दैट इज द पर्पस। आप पर्पस समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको फीचर भी समझ में आएंगे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटन होगा तो क्लैरिटी रहेगी, सेंटर की क्या पावर है, प्रोविंस की क्या पावर है। दैट इज वाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड, सो दैट पावर ऑफ द प्रोविंसेस इज नॉट क्वेश्चनेबल, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अनदर फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। रिमेंबर दिस थिंग, मान लो सेंटर और प्रोविंसेस इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया पावर को लेके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को लेके, तो कौन इंडिपेंडेंट रूल करेगा, कौन इन पे डिसाइड करेगा इनके डिस्प्यूट पे? दैट इज व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्सेप्ट इज देयर विद इन द फेडरलिज्म। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर होगी तो वो अपना वर्डिक्ट दे सकती है कि इनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं डिसीजन ले सकता हूं, है ना। दैट इज व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ कोर फीचर, इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। समझ में आया? टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन फेडरल यूनिट। अब वाई फेडरलिज्म? अब अगला सवाल ये उठता है कि फेडरलिज्म प्रोवाइड ही क्यों करना था, है ना, व्हाई दिस स्ट्रक्चर वाज प्रेफर्ड ऑफ द डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, क्यों प्रेफर किया गया? सबसे पहला रीजन है गुड गवर्नेंस। देखिए जो काम जिस लेवल पे होना चाहिए जब उस लेवल पे होगा तभी वो एफिशिएंट तरीके से होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये जो मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है? द वर्क विच नीड्स टू बी हैपन एट पर्टिकुलर लेवल शुड हैपन ओनली एट दैट लेवल ओनली, अदरवाइज इट विल लीड टू इनएफिशिएंसी, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मान लीजिए अभी पीछे एक ट्वीट भी चल रहा था, somebody posted लाइक एक फोटो उसने पोस्ट कर दिया अपने, उसके घर के पास कूड़ा पड़ा था, वेस्ट पड़ा था, है ना, उसको फोटो लेके उसने ट्विटर पे टैग कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो वो काम, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि वो जाके वहां पे क्लीन करे, है ना। जो काम जिस लेवल पे होना है वो उसी लेवल पे होगा, है ना। जो सेंट्रल लेवल पे होना है सेंटर पे एफिशिएंट होगा, जो स्टेट पे होना है वो स्टेट पे एफिशिएंट होगा, जो पंचायत पे होना है वो पंचायत पे एफिशिएंट होगा, है ना। दैट इज अ गवर्नेंस प्रिंसिपल। तो गुड गवर्नेंस के लिए फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट, है ना। फिर दूसरा रीजन क्या है फेडरलिज्म का?
डाइवर्सिटी एकोमोडेशन। इंडिया में है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, है ना। तो जैसे आप देखेंगे साउदर्न स्टेट्स हो गए, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, तो उन डाइवर्सिटी के एकोमोडेशन के लिए फेडरलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी एस्पिरेशंस, वो अपना कल्चर प्रैक्टिस कर पाए, आइडेंटिटी का इशू बन जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया इंडिया का, है ना। तो डाइवर्सिटी एकोमोडेशन के लिए फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग लोकल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। देखिए जब स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बनती है ना, मान लीजिए इंडिया में सेपरेट स्टेट बनाए गए। सेपरेट स्टेट का मतलब है मान लीजिए आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट जहां जो कि लिंग्विस्टिक स्टेट बना, तो तेलुगु पीपल का जो पार्टिसिपेशन था विद इन द पॉलिटिक्स ऑफ आंध्र प्रदेश दैट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस फेडरलिज्म नेचर। क्यों? क्योंकि मान लो कि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस देती है ना, तो लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है पॉलिटिक्स में। तो दैट इज अनदर पर्पस ऑफ द फेडरलिज्म। समझ में आया? यूनिटरी फीचर। अब काउंटर कॉन्सेप्ट क्या है फेडरलिज्म का? यूनिटरी, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। देखो मैंने आपको बताया डुअल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि एक यूनिटरी अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर डुअल गवर्नमेंट नहीं हो सकते, हो सकते हैं, होते ही है। इनफैक्ट अगर आप यूनिटरी कहीं भी देखोगे डुअल गवर्नमेंट आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन वो जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सेंटर पे डिपेंडेंट है अपनी पावर के लिए। दैट इज यूनिटरी फीचर। समझ में आया आपको? ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनिटरी फीचर क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज है यूनिटरी फीचर। फिर यूनियन टेरिटरी है विच आर सेंट्रल कंट्रोल्ड, ठीक है। पावर टू मेक लॉ ओवर द स्टेट लिस्ट, इंडिया में पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट एज वेल, दैट इज यूनिटरी फीचर ऑफ इंडिया, है ना। ओवर राइडिंग पावर ओवर कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीन लिस्ट है ना आपको पता होगा, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना पा रहा है, दैट इज इंडिया यूनिटरी फीचर, है ना। एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे ओवर राइडिंग पावर है कि सेंटर ने भी लॉ बनाया, स्टेट ने भी लॉ बनाया, अगर किसी कॉन्करेंट मैटर पे, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का, है ना। दैट इज ओवर राइडिंग पावर। तो इंडिया में यूनिटरी फीचर भी है। अब कंफ्यूजन है, अगर एग्जाम में मान लो आता है इज इंडिया फेडरल कंट्री, है ना, तो हम बोलेंगे यार ये तो यूनिटरी फीचर भी है ना, और फेडरल फीचर भी है, तो क्या आंसर आप करोगे? दैट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो यार सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं, कॉन्सेप्ट हमेशा वैक्यूम में बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट एक वैक्यूम में बनते हैं। फेडरलिज्म हमने कॉन्सेप्ट के जब तरीके से पढ़ा तो एक वैक्यूम में था, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है तो कुछ ना कुछ उसमें अमेंडमेंट आते ही हैं। क्या इंडिया कैपिटलिस्ट कंट्री है या सोशलिस्ट कंट्री है ना? कैपिटलिस्ट फीचर भी है, सोशलिस्ट फीचर भी है, तो हम इसमें यस और नो में कैसे आंसर करेंगे जब एग्जामिनेशन में आ जाएगा, है ना। देन वी आर गोइंग टू आंसर एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है स्ट्रक्चरली, उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इज इंडिया फेडरल कंट्री? एब्सोल्युटली यस। then you need to answer yes, India is absolutely federal country, there is a dual government and the power of the provinces are driven from the written constitution, है ना। मान लो ये आ जाए कि इज इंडिया सोशलिस्ट कंट्री? यस, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री। क्यों? प्रियम्बल में लिखा है, प्रियम्बल में लिखा है ना, तो उस प्रियम्बल की मानेंगे या फिर किसी और चीज की मानेंगे? तो आप आंसर करने का तरीका भी सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए एंड आंसर किस बेसिस पे वहां किया जाएगा वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया? फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो हम कहते हैं कि इज इंडिया फेडरल कंट्री और कोई एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में जाके उसे नो कराता है, तो यू नीड टू नो दिस ना कि फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कुछ और रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फेडरलिज्म से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पिछले 4-5 साल से काफी न्यूज में, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए सिंपल मीनिंग ये है, सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेट विद ईच अदर, है ना। सेंट्रल एंड द स्टेट यूनिट, फेडरलिज्म तो वो है ही, दीज आर द टू डिफरेंट यूनिट, दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर इन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। यूएस में अगर हम इसका कॉन्ट्रास्टिंग कंसेप्ट देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, इंडिया में है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बट यूएस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है ना। यूएस में क्या है, देयर आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट, नो कोऑपरेशन, मतलब एक ये सेंटर का कंपार्टमेंट है और एक ये स्टेट गवर्नमेंट का कंपार्टमेंट है ना। ये दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई कॉमनैलिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बता दिया ये सेंटर का काम है, ये स्टेट का काम है, तुम अपना अपना काम करते रहो, है ना। दैट इज यूएस से। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में कोऑपरेट कर रहे हैं। कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका एक सबसे की एग्जांपल आप याद रख लो। इंडिया में सेंटर डिपेंड्स ऑन स्टेट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है इंडिया में, है ना। दैट यू नीड टू नो। ऐसा नहीं कि
सेंटर अपनी पॉलिसी खुद इंप्लीमेंट करा लेगा, इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म स्टेट का है ना, एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन सेंटर फॉर फंड्स, है ना, फाइनेंस कमीशन के थ्रू डिवॉल्यूशन होता है, तो स्टेट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर फॉर द फंड्स। तो दिस इज द लिंक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, सेंटर एंड स्टेट नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन ईच अदर्स एजेंडा, है ना, तो दैट इज द लिंक, दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया में। कहां नहीं है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? यूएस में, याद रखना, यूएस में अलग अलग कंपार्टमेंट है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट है ना। नेक्स्ट की टर्म है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, है ना, ये भी नीति आयोग के आने पे ये सारे टर्म्स पॉपुलर हुए थे। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का क्या मीनिंग है? फेडरल यूनिट्स कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। जो भी फेडरल यूनिट्स है, फेडरल यूनिट का क्या मतलब है? सेंटर एंड स्टेट, है ना, या तो सेंटर स्टेट से या स्टेट विद इन देमसेल्फ, तो दे आर कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करें ना, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, किस चीज के लिए? जैसे अलग अलग स्टेट, मान लो इंडिया में एमपी हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो दे आर कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। कॉम्पिटिशन है इनके बीच में किस चीज के लिए? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड के लिए, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ज्यादा फंड देगा, उस चीज का कंपटीशन है इन दोनों के बीच में। दूसरा किस चीज का कंपटीशन है? फॉर द प्राइवेट फंड। आपने देखा होगा अभी कि गुजरात और महाराष्ट्र में रिसेंटली ये आया था कि कौन सा अदानी जी कहां पे प्लांट लगाएंगे, तो गुजरात एंड महाराष्ट्र इज कॉम्पीटिंग फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो एन एंगल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। समझ में आया कि स्टेट यूनिट्स आर कॉम्पीटिंग विद ईच अदर फॉर द सेंट्रल फंड एंड द प्राइवेट फंड, दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। क्लियर कट हुआ किस टाइप का कंपटीशन है ना। इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। देखो मैंने आपको बोला दिस इज द मोस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अभी आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019, है ना, उसमें एक इकोनॉमिक सर्वे में एक बात लिखी गई थी कि ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एलिमेंट है वो हमें सिटी लेवल पे भी लेके जाना चाहिए, और हम ले आए हैं। सिटी लेवल पे किस तरीके से कंपटीशन हो रहा है, ब्रॉडली सोचना किस तरीके से कंपटीशन हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर अलग अलग सिटी कॉम्पीट कर रही है एक दूसरे के साथ, है ना, जैसे इंदौर की हर बार रैंक 1 आ रही है, तो इंदौर इज कॉम्पीटिंग विद दिल्ली, है ना, दिल्ली इज कॉम्पीटिंग विद बॉम्बे, तो सिटी लेवल कंपटीशन भी है। तो जब कंपटीशन का सिस्टम होगा, इंडिया को समझ में आ गया ना 1990 के बाद कि कंपटीशन का सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर लोग मेहनत करें, इंप्रूव करें, ठीक है, तो उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है फेडरलिज्म से रिलेटेड ही, दिस इज द लास्ट वन एंड देयर इज अ ह्यूज चांस कि दिस माइट कम इनटू द एग्जामिनेशन। असिमेट्रिक फेडरलिज्म। असिमेट्रिक फेडरलिज्म का क्या मीनिंग है? असिमेट्रिक को समझना है तो सिमेट्रिक को समझो। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंस 1, प्रोविंस 2, प्रोविंस 3। अब मान लो जो पावर प्रोविंस 1, प्रोविंस 2 एंड प्रोविंस 3 को प्रोवाइडेड है, पावर, उनके राइट्स एटसेट्रा, अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है इंडिया में, ठीक है, कहीं भी अगर वो इक्वल है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक है, और अगर वो अनइक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक फेडरलिज्म। ये समझ में आया? इक्वल अनइक्वल के अब एग्जांपल देखो, है ना, फॉर एग्जांपल यूएसए में जो राज्यसभा होती है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, वहां पे हर स्टेट को 2 सीट्स प्रोवाइडेड है, 2 सीट्स, है ना, 50 स्टेट्स है यूएस में, 50 इंटू 2 सीट्स, वहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट में 100 मेंबर्स हैं, इक्वल मेंबरशिप है हर स्टेट का इन काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन इंडिया में हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में, दैट यू नो, है ना। यूपी का आई थिंक 31 सीट के आसपास है एंड दिल्ली की 3 सीटें हैं, है ना, किसी की 2 है, किसी की 4 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, तो ऑल स्टेट डू नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ये एक एग्जांपल समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं असिमेट्रिक फेडरलिज्म। अब क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये। देखिए असिमेट्रिक फेडरलिज्म इंडिया में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। एक एग्जांपल मैंने आपको राज्यसभा सीट्स का दिया, है ना। अदर एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू आर्टिकल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन which provides special power and special preference to few of the states, है ना। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 था, है ना, which provided special status to जम्मू एंड कश्मीर, तो वो एक असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एग्जांपल था। फिर राज्यसभा सीट्स वाला एग्जांपल मैंने दे दिया। फिर आर्टिकल 371 है, 371 डिफाइन द स्पेशल स्टेटस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, है ना, नागालैंड को कुछ स्पेशल पावर है, अरुणाचल प्रदेश को कुछ स्पेशल पावर है ना। फॉर एग्जांपल विद इन द रीजन भी स्पेशल पावर है, जैसे विदर्भा को कुछ स्पेशल पावर दी गई है। तो इंडिया में असिमेट्रिक फेडरलिज्म है
टू मेक श्योर कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट डाइवर्सिटी रहे। वन साइज फिट ऑल अप्रोच इंडिया ने कभी फॉलो नहीं किया, है ना, थैंक्स टू गांधी जी। तो हम डेमोक्रेटिक रहे हैं हमेशा से, है ना, जैसी लोगों की एस्पिरेशन है, जैसी लोगों की रिक्वायरमेंट है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में असिमेट्रिक फेडरलिज्म प्रोवाइड किया हुआ है ना, कि स्पेशल रिक्वायरमेंट को हम मीट कर पाए। तो दिस इज नोन एज असिमेट्रिक फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। ये समझ में आया सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हमारा फेडरलिज्म यूएस का काउंटर एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दोनों फेडरल बट कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। काफी बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बोलूंगा पिछले 10 साल में से कम 15 से 20 बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग तरीके से, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। बेसिक तो आपको पता होगा, आई एम श्योर, मैं थोड़ा और डेप्थ में इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना थोड़ा पीछे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर समझते हैं, है ना। देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो सबसे पहले जॉन लॉक ने डिस्कस किया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, लेकिन थ्योरेटिकली सबसे बढ़िया जॉन लॉक ने डिस्कस किया था। जॉन लॉक ने ये बोला कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर टू अवॉइड द अथॉरिटेरियनिज्म। जॉन लॉक ये बोलते थे गवर्नमेंट के 3 कंपोनेंट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, एंड जुडिशरी मतलब जो लॉ को एडजुडिकेट करेगा। तो अब जॉन लॉक ने ये बोला कि कोई भी एक ऑर्गन गवर्नमेंट का, है ना, उसमें हमें पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी है। अगर उनमें हमने पावर कॉन्सेंट्रेट कर दी तो अथॉरिटेरियनिज्म आएगा। दैट इज व्हाई ही सेड कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, इनका काम अलग, इनका काम अलग, इनका काम अलग, है ना। ये कॉन्सेप्ट दिया। तो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ एडजुडिकेशन, है ना। ग्रेजुअली अब ये तो कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने आपको बोला कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर कॉन्सेप्ट को जब हम अप्लाई करने जाते हैं ग्राउंड पे तो उसमें थोड़े से वेरिएशन आते हैं। तो क्या वेरिएशन आया जब हम सेपरेशन ऑफ पावर को ग्राउंड पे अप्लाई कर रहे थे? ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिकम अ नॉर्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस नॉर्म बन गया है ना। हर जगह हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोलते रहते हैं, इंडिया में भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीपीएसपी। इंडिया में डीपीएसपी में दिया हुआ है ये कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड बी कंप्लीटली सेपरेटेड, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का रिलेशनशिप। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का रिलेशनशिप क्या है? देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इवॉल्व। यहां से निकला ये कॉन्सेप्ट कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप पे 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलती है? भैया इन्हें भी कंप्लीट सेपरेट कर दो, है ना, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक है ना। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलती है? नो, कंप्लीट सेपरेशन नहीं करेंगे, वी नीड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को अलग तरीके से अप्लाई किया गया है थ्रू द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये काफी बार मेंस में भी पूछ चुका है यूपीएससी, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे कि इंडिया। तो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इज डू नॉट एग्जिस्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इन इंडिया एग्जीक्यूटिव आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो एग्जीक्यूटिव हैव टू रिजाइन, है ना। क्यों किया था इंडिया ने ऐसा? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पीवाईक्यू में कि इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है ब्रिटिश रूल, एंड इंडिया बहुत ज्यादा डरता है अथॉरिटेरियनिज्म से, है ना। हमने अथॉरिटेरियनिज्म को अवॉइड करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर हम लिया है ना, लेकिन हमें यह डर लगता था अगर एग्जीक्यूटिव पावर को एक्यूमुलेट करके अल्टीमेटली अगर उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लोगों को तो क्या होगा, क्योंकि हमने ब्रिटिश एक्सपीरियंस देखा है कि ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव ने किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया। तो इंडिया वांटेड टू मेक श्योर कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर उनकी टांग खींच ले और उनको सरकार गिरा दे। दैट इज व्हाई इंडिया हैज चूजन दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया? ठीक है। तो व्हाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबल रहे एग्जीक्यूटिव। अब क्या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल रहे जिसके थ्रू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है? यहां से ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल से बहुत क्वेश्चन यूपीएससी अलग अलग तरीके से पूछ चुका है ना। तो बजट है जैसे कि, है ना, बजट पास करता है लोकसभा,
पार्लियामेंट पास करती है तभी मिनिस्टर्स को खर्चा करने के लिए पैसा मिलता है। इसके अंदर कट मोशन वो पास कर सकते हैं, फिर एडजर्नमेंट मोशन पास करते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है। तो ट्राई टू नोटिस ऑल दीज थिंग्स विद इन योर लक्ष्मीकांत बुक कि अच्छा देखो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर्म है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर्म है। फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, ये कमेटीज मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में अकाउंटेबल ठहराती है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट इज वाई लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के इस रिलेशनशिप के बेसिस पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकला। समझ में आया ये?